नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम लोग इंस्टीट्यूशन के वर्क को समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। खास करके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन इस टॉपिक में सवाल यह है कि आखिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हम लोगों को ज़रूरत क्यों है ना। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, देखते हैं क्या ज़रूरत है, क्यों है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। देखो, भारत में रहने वाले हर इंसान को प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योरिटी देना, उसको बेसिक फैसिलिटी जैसे हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया, ये सारा का सारा चीज़ प्रोवाइड कराना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम है। यानी कि सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि बॉर्डर पे सेना तैनात रखना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। बेसिक हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल खुलवाना, बेसिक एजुकेशन स्कूल खुलवाना, ये सब का सम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि भारत के हर प्रकार के नागरिक का जो सुरक्षा है, उसके एजुकेशन का जिम्मेदारी, हेल्थ का जिम्मेदारी, सिक्योरिटी का जिम्मेदारी, हर चीज़ का गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट करती भी है। हालांकि आप देखें तो हेल्थ के मामले में सरकारी हॉस्पिटल है, एजुकेशन के मामले में सरकारी स्कूल है जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं, सिक्योरिटी का बात करें तो आपके लिए पुलिस है, जज है, मतलब कोर्ट है, पुलिस है, आर्मी है आपके लिए। ये सबका सब कौन करवा रहा है आपके लिए? गवर्नमेंट ही तो करवा रही है। ठीक है, आगे, गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो हम लोगों से गवर्नमेंट बेसिकली लेती क्या है? टैक्स लेती है, और उसी टैक्स के पैसों से दोबारा बेनिफिट हम ही लोगों को पहुंचाती है। उसी टैक्स के पैसे से, यानी कि उसी टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बड़े बड़े जो आप देखते हैं पुलिस स्टेशन है, आईएएस, आईपीएस, ये सब जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये सब हमारे लिए काम करते हैं, तो सैलरी तो देना पड़ेगा। वो सैलरी कहाँ से आता है? हमारे डायरेक्टली पॉकेट से नहीं जाता, लेकिन हम लोग जो सामान खरीदते हैं उसी में हमारा टैक्स भी इंक्लूड रहता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स लेती है और उस टैक्स के बदले में वो हम अपना सारा काम करती है। कहने का मतलब जो पैसा हमसे लेती है वो पैसा दोबारा हमें के ऊपर खर्च कर देती है वो। ठीक है, ये सब हो गया। डिफेंस में खर्च करती है, आर्मी में खर्च करती है, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है जैसे सड़क बनाना है, ब्रिज बनाना है, मेट्रो बनाना है, उसमें भी पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। आगे, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, ये भी सही बात है। समय समय पर आप देखते रहते होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, कि समय समय पर दोनों सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी समय समय पर वेलफेयर स्कीम निकालते रहते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम वो लोग चलाते रहते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आगे, और डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू देम। अब देखो, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। यदि ये सब इंस्टीट्यूशन अपना काम ढंग से करे, बढ़िया तरीके से करे, तो हमारा कंट्री बहुत आगे जा सकता है। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये और अच्छा काम कर सकता है यदि अच्छे तरीके से काम करे। यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लेजिस्लेचर का अलग है, जुडिशरी का अलग है। यदि सब कोई अपना काम बढ़िया तरीके से करे तो बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री lays down basic rules on the powers and functions of each institution। अब देखो, हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर प्रकार के इंस्टीट्यूशन के पास क्या पावर रहेगा उस पावर को लिखा हुआ है। कहाँ पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, एग्जीक्यूटिव क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, जुडिशरी का क्या पावर है, ये सब का सब पावर कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्री जो चल रहा है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रहा है। जैसे मतलब ये तो हर कंट्री में होता है, हर कंट्री का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी के बदौलत पूरा कंट्री चलता है। तो कुछ ऐसे हमारे लिए हैं प्रावधान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको हमारा इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब वो सारे लोग जो हमारे एमपी हैं जो बैठते हैं लोकसभा में, वो सारे लोग मिल के ही
इस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है द सिविल सर्वेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मिनिस्टर्स डिसीजन। ये भी बिल्कुल सही बात है। सिविल सर्वेंट का मतलब आईएएस, आईपीएस, ये सब, हाँ, आईएफएस, आईआरएस, ये सब जो है बेसिकली इसमें से जो ज़्यादा चर्चित है वो आपका आईएएस आईपीएस है ना। तो इन सब का काम ये होता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है पावर बताओ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का भी क्या पावर है ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया भाई, यदि किसी दो आदमी के बीच में या फिर आदमी और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम करता है, सॉल्व करने का काम करता है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को अलग अलग पावर दिया है कि आपका ये पावर है, आप इसके अंदर काम करो, ठीक है। और तीनों का अपना अपना अलग पावर है और तीनों अपना अलग अलग काम करता भी है। आगे है इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन है यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब का भी अपना कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, यानी कि नियम कानून है बेसिकली, ठीक है। और उसी नियम कानून के दायरे में वो रह के काम करता भी है। आगे दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। और यदि यदि कोई नियम कानून के दायरे में रह के काम करता है तो एक तरीके से जितने भी हमारे लीडर हैं वो सब एक जगह पे बंधे हुए हैं, वो अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं तो क्या उसके मन में जो आएगा वो कर लेगा? बिल्कुल नहीं, उसका भी अपना कुछ पावर है, उसका भी कुछ मतलब है, उसका भी कुछ डिसीजन लेने का तरीका है। तो वही बात यहाँ पे है कि सबको एक इंस्टीट्यूशन में रह के ही काम करना पड़ता है, ठीक है। आगे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स। अब चूंकि हर इंस्टीट्यूशन है, बात करो लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, तो उन सब में अलग अलग समय पर मीटिंग होता है, उन सब का अलग कमेटी होता है, कब क्या काम होने वाला है उनका एक रूटीन भी होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तब काम कर लेगा? बिल्कुल नहीं, उनका एक टाइम है, उनका एक रूटीन है भाई, मीटिंग करने का उनका एक तरीका है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन का अलग अलग रूटीन है, कमेटी है, मीटिंग भी होते हैं उनके। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसका एक फ़ायदा भी है तो एक नुकसान भी है। देखो चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, कोई भी डिसीजन जो है ना बड़ा ही सोच समझ के लिया जाता है और कई बार तो कोई डिसीजन लेने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि बिल बेसिकली आपको पहले लोकसभा से पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से, फिर जाके आपका प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर साइन करेगा, तब कोई बिल लागू होता है। लेकिन एक देखो ये ड्रॉबैक हो गया डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है ना वो बिल्कुल सटीक होता है। बात समझ आ रही है? यही एक डेमोक्रेसी का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, ठीक है। वही बात इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर इतने मीटिंग होते हैं, इतने कमेटी होते हैं, इतने रूटीन होते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने में समय तो लगता है, प्लस वो कॉम्प्लिकेशन भी होता है, मतलब कि बहुत ही पेचीदा होता है, जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़ क्या हो रहा है, लेकिन जब एक बार लागू हो जाता है तो वो हमारे भलाई के लिए ही होता है बेसिकली, ठीक है। आगे सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। देखो कई बार इंस्टीट्यूशन में यानी कि लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में यदि कोई डिसीजन लेने में समय लग रहा है तो आप ये मान के चलो कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी डिसीजन यदि फास्ट लिया जा रहा है इसका मतलब उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन यदि कोई डिसीजन है जिसको लेने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लोग उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि पक्का वो बेस्ट रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। भले ही यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भले ही इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रकार के कामों को करने में समय जरूर लेता है, डिले जरूर होता है, लेकिन जो भी रिजल्ट निकलता है उसका जो भी परिणाम होता है वो बिल्कुल बेस्ट होता है, ठीक है। वही बात इसमें कहा गया था। अगला है इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। अब हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उनके मन में जो मर्जी आएगा क्या वो डिसीजन ले लेगा? बिल्कुल नहीं, वो भी लोगों के राय विचार समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हमारा लोकसभा, वहाँ पे हम तो नहीं बैठे हुए हैं, आम आदमी तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन फिर वो हमसे पूछता कब है डिसीजन लेने के लिए? वो हमसे नहीं पूछता, लेकिन हमारे द्वारा जो चुना गया है लीडर
उनसे जरूर पूछता है। कहने का मतलब हमारा एमपी, तो लोकसभा में जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है वही हमारा भी बात होता है। क्योंकि देखो, भारत का आबादी 140 करोड़ है, क्या हर आदमी जाके लोकसभा में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। फिर इसके लिए समाधान क्या निकला? समाधान ये निकला कि आप अपने लीडर को चुनो। तो हमने किसको चुना? अपने एमपी को चुना। तो यदि कोई शब्द एमपी बोल रहा है यदि लोकसभा में, तो उसके वो शब्द नहीं है, उनके द्वारा जो चुना, मतलब जिन्होंने उनको चुना है उनके शब्द हैं। जैसे मान लीजिए कि पटना के अंदर 14 करोड़ लोग हैं, सॉरी 14 लाख लोग हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, बस सपोज करो कि पटना के अंदर 14 लाख लोग रहते हैं, उन सभी ने वोट दिया, अपने एमपी को जिता दिया, और वो जाके पार्लियामेंट में बैठेगा। तो वो जो एक एक शब्द बोलेगा ना, इसका मतलब है कि उसका एक एक शब्द कौन बोल रहा है? पटना का लोग बोल रहा है, क्योंकि हर आदमी तो जाके बैठ नहीं सकता वहाँ पे। तो इसीलिए एमपी को जो भी बोलना होता है उस 14 लाख लोगों को दिमाग में रख के बोलना पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि यदि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कोई भी डिसीजन लेता है तो अपने मन से नहीं लेता, वो उसके लिए नियम कानून है, और ज़रूरत पड़ने पे लोगों से पूछा भी जाता है। बात सुन आ रही है? तो इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब बहुत ही अच्छा काम करती है और बिल्कुल नियम कानून दायरे के अंदर रह के काम करती है। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका पार्लियामेंट वाला। बेसिकली इसके अंदर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, जो कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, वो है आपका पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट का सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे समझिए, लोकसभा और राज्यसभा का ये बात कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया। इसके अंदर हमारा छोटा छोटा 2-3 टॉपिक आपको मिलेगा, जिसमें से सबसे पहला है आपका व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, यानी कि आखिर हमको पार्लियामेंट क्यों चाहिए, लोकसभा राज्यसभा क्यों चाहिए, क्या लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा तो क्या हमारा कंट्री नहीं चल पाएगा। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे खोजबीन करेंगे कि आखिर पार्लियामेंट हमको चाहिए क्यों। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इन इंडिया एट अ नेशनल लेवल देयर इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड पार्लियामेंट, यानी कि इंडिया में नेशनल लेवल पे जो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपने लीडर, तो नेशनल लेवल पे हम लोग जिसको चुनते हैं और वो लोग जहाँ पे बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। बेसिकली बात हो रहा है हमारे राज्यसभा और लोकसभा का, और वहाँ पे हमारे कौन बैठते हैं? एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग वोट देके चुनते हैं। तो वही हाउस बेसिकली आपका कहलाता है पार्लियामेंट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नेशनल लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट तो दोनों लेवल पे है ना, नेशनल लेवल के साथ साथ स्टेट लेवल पे भी है। तो जो नेशनल लेवल पे है उसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, जहाँ पे हमारे एमपी जाके बैठते हैं, और वहीं पे हमारे जो कानून बनते हैं वो पूरे कंट्री पे लागू होता है, उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी समझो। एट अ स्टेट लेवल देयर इज ऑल्सो एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो असेंबली हमारा स्टेट लेवल पे होता है, जहाँ पे हम लोग अपने एमएलए को चुनते हैं, वो लोग जहाँ पे बैठते हैं, नियम कानून बनता है स्टेट के लिए, उसको हम लोग या तो लेजिस्लेचर कहते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं संसद भवन, और लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेचर जो कि स्टेट में होता है उसको हम लोग कहते हैं विधानसभा। और ये हर स्टेट में होता है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, हर जगह पर है। तो याद रखेंगे, आपका जो नियम कानून बनता है वो 2 लेवल पे बनता है, एक स्टेट लेवल पे जो केवल स्टेट पे ही लागू होगा, और एक नेशनल लेवल पे जो पूरे कंट्री पे लागू होगा। तो जो नेशनल लेवल का कानून बनता है वो हमारे पार्लियामेंट में बनता है, और जो स्टेट लेवल का कानून बनता है वो हमारे स्टेट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में विधानसभा कह देते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, अच्छा यहाँ पे आप बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन ये भी होता है, सर हमारे एमपी कहाँ पे बैठते हैं और एमएलए कहाँ बैठते हैं। तो जो आपका एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें वर्ड ही छुपा हुआ पार्लियामेंट। तो ये मेंबर किसके होते हैं? पार्लियामेंट के होते हैं, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में जाके आपके एमपी जाके बैठते हैं, और वहीं पे नियम कानून बनता है आपका। और जो आप एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं आम भाषा में। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का, यानी कि लोकसभा राज्यसभा इन सब का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है, जरा इसके बारे में भी देखा जाए। तो इसमें लगभग 5-6 फंक्शन इसके लिखे हुए हैं। सबसे पहला फंक्शन है
पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। यानी कि किसी कंट्री में कोई कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो पूरे कंट्री में लागू हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि इंडिया का पार्लियामेंट यदि कोई कानून बनाता है तो वो पूरे कंट्री पे लागू होगा, ठीक है। और बेसिकली हर कंट्री का जो पार्लियामेंट होता है ना, वही उस कंट्री के लिए नियम कानून बनाते हैं जो पूरे कंट्री पे लागू हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया का पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो इंडिया पे लागू हो जाएगा, अमेरिका का पार्लियामेंट जो बनाएगा वो अमेरिका पे लागू हो जाएगा, चाइना का पार्लियामेंट जो बनाएगा वो चाइना पे लागू हो जाएगा। तो कहने का मतलब हर कंट्री में एक पार्लियामेंट होता है जहाँ पे बड़े बड़े लीडर आके बैठते हैं और उस कंट्री में क्या होना है क्या नहीं होना है उसके ऊपर वो लोग बात मतलब विचार ये सब करते हैं, और वो लोग जो एक बार कानून बना देते हैं वो पूरे कंट्री पे लागू हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि पार्लियामेंट क्या है, फाइनल अथॉरिटी है, यानी कि ये लास्ट है, मतलब ये आखिरी है जो कि पूरे कंट्री के लिए कानून बनाता है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। आगे, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो चाहे तो नया कानून बना दे, जो पुराना वाला उसको चेंज कर दे, या फिर जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उसको पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दे, उसके जगह पे कुछ नया बना दे। तो कहने का मतलब ये है कि कानून से रिलेटेड सारा का सारा काम पार्लियामेंट के पास होता है। कौन सा कानून बनना है, कौन सा नहीं बनना है, कौन सा हटाना है, कौन सा चेंज करना है, सब उसके हाथ में होता है। आगे, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द कंट्री। तो बेसिकली इसमें यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा उसके ऊपर रहता है जो कंट्री को रन करता है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट थोड़ा सा उस पर ध्यान ज़्यादा देती है जो फिलहाल गवर्नमेंट को चला रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर में तो वही है ना। और इंडिया में देखें तो ये कंट्रोल पूरी तरीके से उसी के पास होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखो कि अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में जो पावर में है, जो इंडिया में पूरा भी रूल कर रहा है, वो आपका बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी उसी का है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जिस गवर्नमेंट यानी कि जिस पार्टी का गवर्नमेंट होता है कंट्री में, उस पार्टी का थोड़ा सा वैल्यू पार्लियामेंट में बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इंडिया, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपका इंडिया है। आगे, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। यानी कि गवर्नमेंट के पास जितना सारा पैसा है वो सब पैसा का देख रेख किसके कंट्रोल में है, पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। इसीलिए तो हर प्रकार का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये सब जो डिपार्टमेंट है इसका मतलब है कि उसके अंदर जो काम है वो सब उसी के अंदर है। जैसे मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसका मतलब होगा कि पैसा का जितना भी कारोबार होगा सब उसी के अंदर आएगा। तो अल्टीमेटली पैसा का पूरा पावर किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास ही होता है, ठीक है। आगे, द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। अब पब्लिक मनी का मतलब है हमारा पैसा। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है क्या उसका पैसा है? नहीं, हमारा पैसा है जो उन्होंने टैक्स के रूप में लिया है। तो वो पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च नहीं करना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। और जब तक एक बार पार्लियामेंट साइन नहीं करेगा तब तक पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो सारा जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथों में ही है। अगला है आपका, इन एनी कंट्री पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशूज एंड नेशनल पॉलिसी। यदि कोई ऐसा पॉलिसी निकालना है या फिर ऐसा कोई मामला जो कि पूरे कंट्री लेवल पे डिस्कस करना है तो पार्लियामेंट ही वो जगह है। क्योंकि देखो, आप गली गली आके डिसीजन तो नहीं ले सकते, गली गली आके लोगों को समझाना डिसीजन लेना क्या संभव है? नहीं संभव है। तो एक ऐसा जगह होना चाहिए, एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे सारे कंट्री के बड़े बड़े लीडर आए और क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है वहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो वो आपका रूम कौन सा है? पार्लियामेंट है बेसिकली, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बड़े बड़े लीडर आते हैं, बैठते हैं और क्या बात होना है क्या नहीं होना है इसके ऊपर सारा ये बात हमारा यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, कंट्री यानी कि पूरे कंट्री में क्या कानून लाना है क्या नहीं लाना है ये पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पार्लियामेंट एक बार डिसीजन ले लेती है वो पूरे कंट्री पे लागू होती है, लेकिन जो
लेजिस्लेटिव असेंबली डिसीजन लेती है वो केवल स्टेट पे लागू होती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली इसमें हम लोग राज्यसभा और लोकसभा का क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो काम करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली अपने पार्लियामेंट के 2 हाउस के बारे में। बात करें तो सिंपली लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट जब भी हम लोग बोलते हैं तो पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउस आते हैं, और वो है आपका पहला लोकसभा और दूसरा आपका है राज्यसभा। तो इसमें लिखा हुआ है द 2 हाउसेस आर नॉन एज द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल इसका नाम है, लेकिन इसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं लोकसभा। याद रखिएगा कि लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। और दूसरा है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम लोग आम भाषा में राज्यसभा भी कह देते हैं। तो लोकसभा का नाम हो गया हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा का नाम हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारे 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हालांकि हर कंट्री में ना पार्लियामेंट का 2 हाउस नहीं होता, हर लगभग कंट्री में पार्लियामेंट का एक ही कोई हाउस होता है। लेकिन चूंकि इंडिया हमारा थोड़ा सा बड़ा कंट्री है और यहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे हाउस अपना 2 को कर लिया है, ताकि डिसीजन अच्छी तरीके से लिया जा सके, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपके लिए, इस बात को आप याद रखेंगे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो भले ही पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन वो किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करते हैं। इसीलिए आपने कभी भी प्रेसिडेंट को ना ही लोकसभा में देखा होगा, ना ही आपने कभी राज्यसभा में देखा होगा, क्योंकि वो उसका मेंबर ही नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक पार्ट है, लेकिन वो दोनों हाउस में से किसी का परमानेंट मेंबर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है। वो इंडिया का सबसे पहला सिटीजन कहलाता है, फर्स्ट सिटीजन। आगे, लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं और लोअर चैम्बर भी कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं। देखो, लोकसभा का ना 2-3 नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये मतलब लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं, या फिर लोअर चैम्बर भी बोलते हैं। तो 3 इसका नाम है, आपको जो अच्छा लगे आप वो याद रख लो। एंड द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस और अपर चैम्बर। तो बेसिकली दोनों का 3 नाम है, आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद रखना कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। दूसरी बात करें तो लोकसभा का नाम लोअर हाउस भी होता है और लोअर चैम्बर भी होता है। राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं और अपर चैम्बर भी बोलते हैं। तो दोनों का 3 नाम है बेसिकली, ये आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल भी है। आगे, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, और कभी भी कोई बच्चा अपर हाउस होने का मतलब जिसके पास पावर ज़्यादा हो, नहीं, इसका मतलब नहीं है। कहने के लिए उसका केवल नाम है कि अपर हाउस है, लेकिन क्या उसके पास पावर ज़्यादा है? नहीं, दोनों का अपना अलग अलग पावर है। तो इसका ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं तो उसके पास पावर ज़्यादा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों का पावर अपना अलग अलग है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। तो ये बेसिकली क्या है, एक पुराना तरीका है बोलने का। ठीक है, आगे, इन मोस्ट मैटर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव मोर पावर टू द लोकसभा देन राज्यसभा। हालांकि यदि पावर के मामले में बात करें तो ज़्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। और इसको ये पावर कौन देता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सिंपल सी बात है। लेट अस सी हाउ। अब आपको इसमें ये देखना है कि कैसे लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू राज्यसभा। देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, किस तरीके से लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है राज्यसभा से। तो पहला इसमें लिखा गया है, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। यानी कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोई भी कानून है जो पास होना है, तो पहले कहाँ से बनेगा? वो पहले बनेगा लोकसभा में, फिर किसके पास जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। यानी कि दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, तभी जाकर कोई कानून लागू हो पाता है। ठीक है, आगे, बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन इज टेकन
इन अ ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर। लेकिन मान लीजिए कि कोई कानून हमारा बना लोकसभा में। देखो कोई भी कानून जब पहली बार बनता है तो कहाँ पे बनता है? लोकसभा में बनता है। लोकसभा में बनने के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा का विचार अलग था उस कानून के ऊपर और राज्यसभा का विचार अलग था, तो इस केस में ना एक ज्वाइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब हो गया कि एक जगह पर लोकसभा के भी लोग आते हैं और राज्यसभा के भी लोग आते हैं, दोनों को एक जगह पर बैठा के पूरा विचार किया जाता है कि ये कानून गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है। ऐसा भी होता है हमारा। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। लेकिन देखो लोकसभा का जो मेंबर है ना वो ज़्यादा होता है, 545 होता है टोटल। तो इस मीटिंग में हमेशा कौन जीतेगा बताओ? वोटिंग के अकॉर्डिंग लोकसभा ही जीतेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लोकसभा का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लॉ को पास करने में। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में है आपका, तो पहला आपने इसमें ये देखा कि लोकसभा के पास पावर ज़्यादा कैसे है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि लोकसभा के पास ज़्यादा मेंबर होने का मतलब ज़्यादा मेंबर होने के कारण ही इसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी वोटिंग होता है कानून को पास करने के लिए तो वो जल्दी जीत जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा है उसके पास, तो वोट ज़्यादा मिलता है उसको। तो पहला ये हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं कि आखिर लोकसभा क्यों पावरफुल है। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। पैसे का जितना मामला होगा ना कंट्री लेवल पे वो सब कौन देखता है? लोकसभा देखता है। इसमें राज्यसभा का जरा सा भी रोल नहीं होता। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। यदि लोकसभा कोई भी ऐसा बजट पास करता है जो कि मनी से रिलेटेड है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि लोकसभा पास कर दिया तो कर दिया, लोक राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ये डिसीजन निकालती है कि इस साल एजुकेशन के ऊपर इतना पैसा खर्च होगा, हेल्थ पे इतना पैसा खर्च होगा, यानी इसी को हम लोग कहते हैं बजट। बजट मतलब किस पे कितना खर्च करना है। यदि गवर्नमेंट एक बार कर देती है खास करके लोकसभा, तो राज्यसभा उसको चुपचाप स्वीकार कर लेती है, उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसके पास पावर ही नहीं है। आगे, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट। राज्यसभा के हाथ में केवल इतना है कि उसको मात्र वो कानून को अपने पास 14 दिन तक रोक के रख सकता है और बाद में फिर वो चाहे तो कुछ सजेशन दे सकता है लोकसभा को कि भैया इसमें कुछ गलत है, इसको सुधार लो। यदि नहीं सुधारेगा लोकसभा तो फिर 14 दिन के बाद वो अपने आप उसको लागू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी पैसा वाला मामला है उसमें राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बजट को वो कितने दिन रख सकता है अपने पास? 14 दिन। और यदि वो चाहे तो कुछ सजेशन दे सकता है और लोकसभा चाहे तो सजेशन को मान ले, उसमें सुधार कर ले। यदि नहीं करेगा तो 14 दिन के बाद उसको ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। राज्यसभा बोलेगा चेंज करने के लिए, लेकिन लोकसभा का मन होगा तो चेंज करेगा, मन नहीं होगा तो नहीं करेगा। और यदि चेंज नहीं किया तो राज्यसभा को चुपचाप उसके ऊपर साइन करना पड़ता है और फिर वो लागू हो जाता है। इस मामले में भी हमारा लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, ठीक है। अगला थर्ड देख लेते हैं क्या। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर को चुनने का अधिकार केवल किसको है बताओ? केवल प्राइम मिनिस्टर को चुनने का अधिकार लोकसभा के मेंबर को ही है। सोचो, यानी कि लोकसभा के मेंबर ही ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। आगे, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन होगा कौन नहीं होगा इसके ऊपर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता। जो हाथ है मतलब जो है सब लोकसभा के हाथ में है। तो इस 3 कारण से हमारा लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।